सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम लोग प्यारे बापू के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर उनसे सीख लेते हैं। फिर हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है 137वें पैर। उसके बाद हम लोग आज फिर फुटबॉल खेल से जुड़ी कुछ और रोचक बातों को जानेंगे। फिर समझेंगे कुछ समानार्थी शब्दों को। उसके बाद शामिल होंगे गणित की क्लास में और हल करेंगे भाग के कुछ सवालों को। फिर खेलेंगे एक खेल, सही चिन्ह लगाओ। उसके बाद करेंगे पढ़ाई इंग्लिश की और सुनेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है राउंड एंड राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे, वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में
हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे। और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं, 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए। उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी। क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन कौन से काम किए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई। ये वो शो है जहाँ पे रोज हम खेलते भी हैं और उसमें सीख भी जाते हैं। ये खेल खेल में सीखने वाली मजेदार बात आपको कैसी लगती है? आशा करती हूँ ये आपको भी उतनी ही सरल लगती होगी जितनी मुझे लगती है। रोज की तरह ही हम हिंदी और गणित ये 2 विषय सीखेंगे। हिंदी में हम सबसे पहले एक प्यारी सी कहानी सुनेंगे और उसके बाद कुछ रोमांचक खेल भी खेलेंगे। तो आप तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? बिट्टू, ओ बिट्टू, जल्दी उठो। देखो तुम्हारे काका कब से हमें कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं और एक तुम हो कि अभी तक सो ही रही हो। क्या काकी, आपने उठा दिया। मैं सपना देख रही थी। बिट्टू बिटिया, क्या देख रही थी सपने में? काका, मैंने सपने में अजीब से जीव को देखा जिसके बहुत सारे पैर थे। बहुत सारे पैर? बिटिया, बहुत सारे पैरों वाले जीव के बारे में भी हमें जानना चाहिए। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरे पास इससे भी जुड़ी एक कहानी है। क्या तुम सुनना चाहोगी? हाँ हाँ काका, मैं जरूर सुनना चाहूंगी। और बिट्टू की काकी तुम? मैं भी इस कहानी को सुनना चाहती हूँ बिट्टू के काका। पता तो चले कि बहुत सारे पैरों वाले जीव से जुड़ी ये कैसी कहानी है। अरे उसे 1-2 नहीं, 100 से ज्यादा पैर हैं। कहानी का नाम भी वैसा ही है। पता है कहानी का नाम क्या है? 137वां पैर। एक 137वां पैर। लेखन और चित्रांकन माधुरी पुरंदरे।
अनुवाद आरती स्मिथ। प्रकाशन प्रथम बुक्स। ये एक नए दिन की शुरुआत थी। जंगल पर सूरज की कोमल किरणें फैल रही थी। पंछी जाग चुके थे। एक गोजर एक बड़े से भूरे पत्ते के भीतर खुमारी में दुबकी हुई थी। चिड़ियों की चहचहाट ने उसे जगा दिया। जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो, वह बुदबुदाई। मैं जानती हूँ सुबह हो चुकी है, तुम हर रोज इसके लिए शोर न किया करो, उसने चिड़ियों से कहा। गोजर पत्ते के भीतर से बाहर निकल कर आई। उसने अपने पहले 15 जोड़े पैरों को खींचा। उसके बाद उसने लंबी जमाई ली। कितनी भूख लगी है मुझे, गोजर बोली और इधर उधर नजरें घुमाकर भोजन की खोज करने लगी। अपनी हड़बड़ाहट में वह एक बड़े पत्थर से जा टकराई और गिर पड़ी। हे ईश्वर, ओह, मेरा एक पैर टूट गया, वह चिल्लाई। पास ही एक नन्ही गौरैया दाना चुग रही थी। अरे, तुमने एक पैर तोड़ लिया? अगर मेरे पास इतने पैर होते तो मैं भी एक तोड़ लेती। देखो देखो मुझे, मेरे 2 पैर हैं, एक दूसरे के साथ चलता है, कोई परेशानी नहीं, आसान। वह इतरा कर बोली। और इतनी जल्दबाजी किस लिए? क्या तुम मेरी मदद कर सकोगी? गोजर ने पूछा। इतनी सुबह? नहीं मैडम, मुझे माफ करे, मुझे अभी काम करने हैं, गौरैया बोली और वहाँ से फुर्र हो गई। गोजर ने मधुमक्खियों से मदद मांगी, लेकिन वे भी फूलों से मधु इकट्ठा करने में व्यस्त थी। तुम्हारे पास बहुत सारे पैर हैं, तितली बोली। अगर एक टूट भी गया तो उसकी इतनी परवाह क्यों करती हो? बंद करो ये सब नाटक। घोंगे ने सलाह दी। तुम बहुत लापरवाह हो, तुम्हें इस तरह चलना चाहिए, धीरे धीरे। इन बातों से गोजर अब बहुत दुखी हो गई। कोई मेरी मदद करना नहीं चाहता, मैं फिर से पहले की तरह चलना चाहती हूँ, वह सुबकने लगी। एक मकड़ा अपने जाल पर खुशी खुशी झूल रहा था। उसने गोजर को रोते हुए देखा। ओ मेरी नन्ही दोस्त, तुम्हें क्या हुआ जो तुम इतनी सुबह सुबह रो रही हो? वह बोला। मेरा एक पैर टूट गया और मुझे तकलीफ हो रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे? गोजर ने पूछा। अरे हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे इतने सारे पैरों में से मैं टूटा पैर कैसे खोजूं? मैं केवल 8 तक गिन सकता हूँ, मकड़ा बोला। ठीक है, मेरे साथ गिनो, गोजर बोली। 1, 7, 23, 58, 92, 115, 100 और यही है मेरा टूटा पैर, मेरा 137वां पैर। मकड़ा जाले से झूलता हुआ नीचे गोजर के पास उतरा। वह उसके टूटे पैर के चारों ओर घूमता रहा और अपने जाले के रेशमी धागे से उसे बांध दिया। अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? उसने पूछा। गोजर खुश होकर मुस्कुराने लगी। धन्यवाद प्रिय मकड़े, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे बिना मैं क्या करती। अपना ख्याल रखो नन्ही गोजर, अब किसी बड़ी चीज से टकराना मत। टाटा, मकड़े ने कहा। टाटा, गोजर खुश होकर बोली। तो बिट्टू और बिट्टू की काकी, कैसी लगी ये कहानी? काका, कहानी तो बहुत अच्छी थी और वो गोजर तो लगता है किताब से निकलकर ही मेरे सपने में आया था। बिटिया, तुम्हारा सपना सुनकर ही तुम्हारे काका ने तुम्हें ये कहानी सुनाई है। कहानी तो मैंने सुना दी, अब जरा कहानी पर कुछ सवाल जवाब हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ काका, मैं तो कहानी के बारे में अच्छे से बताऊंगी। तो सबसे पहले बिटिया, तुम ये बताओ, गोजर कहाँ दुबकी सो रही थी? काका,
गोजर एक बड़े से भूरे पत्ते के भीतर खुमारी से दुबक कर सो रही थी। शाबाश बिटिया। अब बिट्टू की काकी तुम्हारे लिए है एक सवाल। गोजर ने पत्ते के भीतर से बाहर निकलकर कितने जोड़ी पैरों को खींचा? हाँ बताती हूँ। गोजर ने पत्ते के भीतर से बाहर निकलकर अपने 15 जोड़ी पैरों को खींचा। बच्चों, जैसे हमने कहानी पर बातचीत की, आप भी इन प्रश्नों के उत्तर सोचिए और अपने घर पर किसी को बताइए। तो मेरा पहला प्रश्न है, गोजर का पैर कैसे टूट गया? दूसरा प्रश्न है, उन जीवों के नाम पता करें जिनके 4 से अधिक पैर होते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि गोजर के जैसे इंसानों के भी 2 से ज्यादा पैर हो जाएं, तो क्या होगा? बिटिया, उधर तुमने बच्चों से प्रश्न पूछे, इधर मैंने और तुम्हारे काका ने कहानी पर बातचीत के बाद एक खेल भी सोच लिया। क्या खेल सोचा काकी आपने? मुझे भी बताइए। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। आज तो मैं तुम्हें फुटबॉल की बनाना किक के बारे में बताना चाहता था। तो देखो, फुटबॉल के बारे में और भी जानकारियाँ। ठीक है काका, हम तैयार हैं इसके लिए। डिफेंस। फुटबॉल में जीतने के लिए गोल करना आना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि अपनी टीम के ऊपर गोल ना होने देना। इसलिए डिफेंस करना आना बहुत जरूरी है। डिफेंस का मतलब है विपक्षी दल को गोल करने से रोकना। चलिए देखते हैं कुछ डिफेंस टेक्निक्स। डीले टेक्निक। डीले का मतलब है देरी करना। इसमें गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रहे विपक्षी खिलाड़ी की गति को धीमा करना होता है, ताकि आपके साथी खिलाड़ी आपके पीछे बचाव करने के लिए जगह ले सकें। डिनाइंग टेक्निक। डिनाइंग का मतलब है मना करना। यहाँ पे मना करने का मतलब है विपक्षी खिलाड़ी के शॉट्स और पासेस को बीच में ही रोककर बॉल अपने पक्ष में लेना। डिस्ट्रॉइंग टेक्निक। डिस्ट्रॉइंग का यहाँ अर्थ है विपक्षी खिलाड़ी से बॉल छीनना। ये एक उपयोगी तरीका है, लेकिन सावधान रहना कि ये करते समय दूसरे खिलाड़ी को धक्का या चोट ना पहुंचे, नहीं तो फाउल हो सकता है। आक्रमण के साथ साथ बचाव की भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आपका बचाव बढ़िया है तो विरोधी टीम का मनोबल आप कम कर सकते हैं और इससे आपके जीतने के अवसर बढ़ जाएंगे। काका, ये तरीके तो आपने बहुत अच्छे बताए खेल के बारे में। ऐसा ही तो हम और खेलों में भी करते हैं। बिट्टू की काकी, खेलों में तो क्या, ये हम अपने जीवन में भी करते हैं। जहाँ जरूरत होती है अटैक करते हैं और जहाँ जरूरत होती है डिफेंस करते हैं। हाँ बिट्टू के काका, बिल्कुल सही बात कही आपने। काका और काकी, आप लोगों की यह बात मुझे समझ नहीं आई। अरे बिट्टू, खेलों में भी तो जब हम देखते हैं कि सामने वाले को हराने की जरूरत है तो हम उनसे भिड़ जाते हैं और कई बार खुद को बचाते हैं। जैसे कबड्डी का ही खेल देख लो। हाँ काकी, ये तो सही है। अब समझी कुछ? हाँ काकी, लेकिन काका का
जीवन वाला अभी तक समझ नहीं आया। बिटिया वो क्या है कि जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी ना तो खुद ब खुद समझ जाओगी। अभी तुम ये बताओ कि इसमें डिफेंस के कितने तरीके बताए गए हैं और कौन कौन से तरीके? काका, इस खेल में अपने गोल न होने देने के लिए यानी बचाव या डिफेंस के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला डिले यानी देरी करना, दूसरा डिनाइंग यानी मना करना और तीसरा डिस्ट्रॉय मतलब विपक्षी खिलाड़ी से बॉल छीनना। क्या बात है बिट्टू, ये भी समझ लिया तुमने लगता है। हाँ काकी। इस मजेदार जानकारी के बाद एक और मजेदार खेल खेला जाए, क्या कहती हो तुम लोग? हाँ काका, खिलाइए। अरे ये लो, इसमें देर किस बात की, ये निकाला मैंने अपने खेल के पिटारे से एक खेल जिसका नाम है शब्द ज्ञान यानी समानार्थी शब्द। तो आइए खेल शुरू करते हैं, शब्द ज्ञान समानार्थी। तो इस खेल में हमें क्या करना है? जी हाँ, आप जानते हैं, इस खेल में हमें समान अर्थ वाले शब्द ढूंढना है। तो आइए खेल शुरू करें। समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनानी है। तो पहला शब्द है मित्र। मित्र का समान होगा स्वच्छ नहीं, धरा किस्मत दोस्त। हाँ, इसका होगा दोस्त। दिन का समान अर्थ वाला शब्द, दिन का स्वच्छ धरा शायद धरा। निर्मल, निर्मल का मतलब क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता। स्वच्छ, धरा तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। किस्मत दोस्त नयन तिथि, शायद ये होगा। आंख का समान अर्थ वाला शब्द नयन। हाँ, ये तो मैंने गाने में भी सुना है। आंख नयन समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। चलिए देखें क्या ये सही है। ट्राई अगेन। ओ, फिर से कोशिश करनी है। ये दोनों गलत हैं, धरा और तिथि। तो दिन, दिन में क्या आएगा? धरा तो नहीं आया। स्वच्छ का मतलब होता है साफ। तिथि, तारीख। दिन, हाँ शायद ये होगा इसका। अभी देखें। नहीं, अभी तो निर्मल को भी सही करना है। निर्मल का नयन नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता। किस्मत तो भाग्य, किस्मत इसे कहते हैं। शायद धरा इसका होगा। अब देखें। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओ, धरा भी इसका गलत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली बार इसको सही करूंगी। केश, व्योम, किस्मत, अनिल, दर्भ और रक्त। तो यहाँ पर है भाग्य, भाग्य का किस्मत, ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। अहंकार, इसका तो पता नहीं क्या है। बाल, बाल का क्या हो सकता है? केश, व्योम, अनिल, दर्भ, रक्त। रक्त तो नहीं है, रक्त तो खून होता है। तो बचे ये 4। केश, एक तेल आता है ना, यानी बालों के लिए केश इस्तेमाल होता है। अहंकार और आकाश। आकाश ये लगा देते हैं यहाँ पर। किस्मत तो होगा नहीं, अनिल लगा देते हैं यहाँ पर। देखते हैं क्या ये सही है। ट्राई अगेन। ओह, ये गलत है। तो अब क्या बचा? ये लगा देते हैं दर्भ अहंकार के सामने और आकाश के सामने अनिल नहीं है, तो बचा व्योम। व्योम लगा देते हैं। अभी देखिए क्या ये सही है। You are brilliant. अच्छा, तो भाग्य का किस्मत, अहंकार का मतलब अहंकार
और दर्भ समान अर्थ वाले शब्द हैं और आकाश और व्योम समान अर्थ वाले शब्द हैं। ये तो मैंने नई चीज सीखी। अरे वाह, ये खेल तो सच में बहुत ही मजेदार था। मुझे इसे खेलकर बहुत मजा आया, सच में। बिट्टू के काका, इस खेल से तो मुझे आसमान का एक और नया नाम पता चल गया, नभ। चलो ये भी अच्छा हुआ। काका, जंगल को अरण्य भी कहते हैं, यह तो मुझे आज ही पता चला। लेकिन जंगल का यह नाम थोड़ा कठिन है। बिटिया, कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम इसे आसपास सुनती नहीं हो। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। बच्चों, इस खेल से आपने कई नए शब्द सीखे होंगे, तो क्या आप उन्हें लिख सकते हैं? आप इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों को लिखिए और किसी को लिखकर दिखाइए। भाई वाह, कहानी तो हमने सुन ली और खेल भी खेल लिए, मगर आपने ये सब अपनी कॉपी में नोट किया? अपनी कॉपी में नोट करना याद रखिएगा। अब हम गणित की ओर चलते हैं और गणित में भी ऐसे ही साथ साथ में खेलिएगा और कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है? हेलो बच्चों, तो आज हम भाग के सवाल करने वाले हैं। चलो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले ये सवाल है, 45 को 9 से भाग करना है। 45 को 9 से भाग करने के लिए हमें इस तरह का भाग का चिन्ह बनाना होगा। और अब देखो, इसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं। ये हो गया इकाई और यहाँ पर दहाई है। ओके बच्चों, अब हमने इकाई पर लिख दिया। अब देखिए, ये हमारा पहली संख्या जो थी वो थी 45। तो 45 में इकाई दहाई देखिएगा और ये रहा 9। तो अब हम क्या करें, इकाई पर 5 और दहाई पर ये 4, ठीक है। और 9 को हमने आगे लिखा है क्योंकि हमें 9 से भाग देना था। और अब बात करते हैं 9 के पहाड़े में ये 4 आता है या नहीं। तो नहीं आता है, इसलिए हमने 0 लिख दिया। और जब 4 को 0 से घटाया तो 4 का 4 प्राप्त हुआ। अब इस 4 को हम इस इकाई वाले 5 के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएंगे 45, क्योंकि 4 दहाई है और 5 इकाई। अब चलो 9 का पहाड़ा पढ़ो, इतना कि 45 आ जाए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 होता है, 9 चौके 36 होते हैं, 9 पंचे 45 हो गया। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 45 मिल चुका है। ये देखिए, 9 छिक्का तो 54 हो जाएगा, जो कि ज्यादा होगा। तो यहाँ 45 आ गया। अब कितने बार में आया? बिल्कुल 5 बार में। तो ये 5 उठा के हम इस इकाई के स्थान पर लिख देंगे। ये देखिए, और अब यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है 5 बार पढ़ने पर? 45। और अब घटाव, तो 4 से 4 जाने पर 0 और 5 से 5 जाने पर भी 0। तो हो गया हल। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। 84 का भाग हमें 4 में करना होगा। फिर से इसी तरह, और इकाई और ये रही दहाई और ये 84 है और इस 4 को हम आगे की तरफ लिखेंगे। ओके बच्चों, अब आप बताओ 8 कहाँ पे आएगा, इकाई पर या दहाई पर? जी हाँ, 4 इकाई पर है तो 8 दहाई पर होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं पहाड़ा। 4 का पहाड़ा पढ़ना है बच्चों कि 8 आ जाए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितने बार पढ़ा है? 2 बार। आ गया ना 8। तो बस अब इस 2 को हम यहाँ लिख देंगे दहाई पे और ये 8 आया है इसलिए नीचे। और अब घटाएंगे, 8 से 8 जाने पर 0 और अब ये 0 को हम इस 4 इकाई के साथ, तो आया 4। इसका मतलब हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आ जाए। ये तो बहुत ही आसान है, शायद ये आप सबको पता होगा। 4 एकम 4। तो बस कितने बार पढ़ा है हमने पहाड़ा? हमने पढ़ा है 1 बार। तो ये एक ऊपर इकाई पे, और क्योंकि 1 बार पढ़ने पर हमारा 4 आ गया है तो 4, और 4 से 4 घटाव करेंगे तो 0 प्राप्त होगा।
इस तरह हमारा उत्तर हुआ 21। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 639 को भाग करना है हमें 3 से। ये थोड़ा सावधानी से करेंगे, बड़ा नंबर है। इकाई, दहाई और क्योंकि 3 अंक हैं इसलिए सैकड़ा। और ये रहे 639 और ये 3। तो चलो, इकाई पे 9, दहाई पर 3 और सैकड़े में 6, हो गया 639। अब हम पढ़ेंगे 3 का पहाड़ा ऐसे कि प्राप्त हो जाए 6। 3 एकम 3 और 3 दूनी, बिल्कुल सही। 3 दूनी कितने बच्चों? 6। इस तरह हम क्या करेंगे, ये 3 दूनी 6 को देखेंगे ध्यान से, तो 2 बार में आ गया है 6। तो 2 सैकड़े पे और 6 को नीचे लिखा, घटाव करो, 6 से 6 जाने पर 0। और अब इस 0 को हमें किसके साथ लिखना है बच्चों? जी हाँ, इस दहाई के साथ। तो ये हो गया 3। तो अब हम क्या करेंगे, कोई बताएगा? जी हाँ, अब हम 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 3 प्राप्त हो। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 आ गया एक ही बार में। 3 एकम 3 तो एक बार में पढ़ लिया। एक दहाई है और 3 प्राप्त हुआ है जिसे हम नीचे लिखेंगे। और अब घटाव, 3 को 3 से घटाएंगे तो प्राप्त होगा 0। और अब क्या बच्चों, फिर से दहाई वाले 0 को हम क्या करते थे, दहाई के अंक को इकाई के साथ। ये देखिए, यहाँ से 9 ये रहा। इस तरह अब हमें क्या करना होगा, 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 9 प्राप्त हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 होते हैं। तो बस देखो, 3 चौक तो 12 हो जाएंगे जो कि ज्यादा है, इसलिए ये 3 बार में आ गया। इसे हम इकाई के स्थान पर लिखेंगे और ये रहा 9 जिसे हम घटाएंगे। तो इस तरह 9 से 9 जाने पर 0 प्राप्त होगा और हमारा उत्तर आ गया 213। इस तरह हमने सारे सवाल हल कर लिए। हम फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बाय। हेलो बच्चों, ये हमारा एक और भाग है जिसमें हम भाग करने वाले हैं। किसकी मदद से? तीलियों की मदद से। तो हमने पहले बहुत सरल सरल से भाग किए थे, जैसे 8 का भाग किया था हमने 4 से, 80 का भाग 4 से किया था और 800 का भाग 4 से करके देखा था। आज हम थोड़ा मुश्किल करने वाले हैं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मुश्किल है। किसका प्रयोग करके? वही तीलियों का एक बंडल और माचिस का बॉक्स। तो चलो शुरू करते हैं आज 84 से। अगर हम 84 का डिवाइड यानी कि 84 का भाग देते हैं 4 से तो क्या होता है? चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि एक तीली का बंडल और एक बॉक्स का क्या मतलब है। ये हो गया माचिस का बॉक्स, ये हो गया तीलियों का बंडल और ये हो गई एक माचिस। एक माचिस की तीली, इसका मतलब है एक इकाई। एक माचिस की तीलियों का बंडल मतलब एक दहाई है और एक माचिस का बॉक्स एक सैकड़ा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर हमें 84 को 4 से डिवाइड करना है यानी 4 से भाग करना है तो हमें इसके समान 4 भाग बनाने होंगे। तो सबसे पहली बात तो इसमें इकाई दहाई कितनी होती है? देखिए 84 में 8 दहाई और 4 इकाइयाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम इसे कैसे लिखेंगे? देखिए 8 दहाइयाँ हैं, इसका मतलब हमें कितने बंडल लगेंगे? जी हाँ, 8 बंडल लगेंगे। तो ये हो गए 8 बंडल और 4 इकाइयाँ मतलब 4 तीलियाँ। 1 2 3 और ये रही 4। तो ये हो गई हमारे पास 4 तीलियाँ। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 84। अब हमारे पास फिर से ऐसे 4 पीले रंग के कटोरे हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख लिए हैं 84 क्योंकि हमें 84 को 4 से भाग करना है। तो शुरू करते हैं, इनको बांटते हैं 4 कटोरों में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, शुरू करें। तो हम सबसे पहले
दहाई को रखेंगे। यहाँ पे हमने एक रख दी, एक यहाँ और एक यहाँ। देखो हमारे पास 4 फीट भी बचे हुए हैं, तो इन्हें भी हम इसी तरह रखेंगे। फिर से रखें, चलो 1 2 3 4। तो हमारे कटोरों में देखिए आ चुके हैं 2-2 बंडल सभी कटोरों में। अब क्या करेंगे हम? अब हम इन इकाइयों को डालेंगे। देखो एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक कटोरे में कितनी है तीलियां। देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल समान सभी में आ चुका है। तो देखो, तो एक कटोरे में देखो कितने, यहाँ पर सीमा देखो निकाल के जरा बताओ तो कितनी है एक कटोरे में। यहाँ पे हैं 2 दहाई और 1 इकाई। इसका मतलब 2 दहाई का मतलब है 20 और 1 इकाई इसका मतलब है 1। तो 20 और 1 21। बिल्कुल सही है आप। तो इसका मतलब है कि 84 को 4 से भाग करने पड़ते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 21। हर एक भाग पे 21। समझ गए? तो 84 का भाग 4 में करने पर 21 प्राप्त होता है। आप समझ गए? अब एक और सवाल करते हैं। चलो अब बताओ हमें किसको किससे भाग करना है। देखो आप ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या नंबर है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 बॉक्स हैं। तो एक बॉक्स का क्या मतलब था? जी हाँ 100। तो 6 बॉक्स हो गए 600 और 3 बंडल हैं। एक बंडल था 10 तो 3 हो गए 30। और ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 9 इकाइयां हैं। तो क्या हुआ? 600, 30 और 9। 30 और 9 होते हैं 39। तो 639 है हमारे पास। और हमें इसे किससे भाग करना है? बच्चों हमारे पास 3 कटोरे हैं, इसका मतलब हमें 3 से भाग करना है। तो हम वैसे ही करेंगे, सबको समान रूप से बांटेंगे। एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे। और फिर से 3 बच गए थे इसलिए उन्हें भी हमने बांट दिया। ठीक है, अब बंडल को रखते हैं, ठीक है, जो कि हमारी दहाई है। एक इसमें और एक इसमें। ठीक है सीमा। अब आप ये जो इकाइयां हैं उन्हें रखेंगे क्या इन सभी में? सभी में बांट दीजिए। एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, फिर भी बच गए। फिर से रखेंगे, एक इसको दिया, एक इसको और एक इस कटोरे को। देखो अभी भी बच गए हैं। फिर से एक इस पे, एक इस पे और एक इस पर। तो हमने समान रूप से सभी कटोरों में बांट दिए हैं पूरी माचिस की तीलियों को। अब हम देखेंगे कि एक कटोरे में कितने बचे हैं। चलो सीमा आप गिन के दिखाओगे क्या इनको? हाँ, इस कटोरे से निकाल दो। ये हो गए 2 बॉक्स, 1 बंडल है और ये 3 तीलियां हैं। तो बच्चों आप बता सकते हो कि कितने बचे हैं हमारे पास? देखो 2 बॉक्स हैं। 2 बॉक्स का मतलब क्या है बच्चों? जी हाँ 200। और 1 बंडल का मतलब है 10। और ये 3 तीलियां हैं तो 10 और 3 13 और 200 तो 213। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब कि हर एक कटोरे पे 213 आए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 639 को 3 से भाग करने पर कितना प्राप्त होता है? जी हाँ 213। ओके सीमा, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। सही चिन्ह लगाओ। आज हम सही चिन्ह लगाओ यानी कि सही चिन्ह हमें लगाना है। कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? तो शुरू करते हैं इस पहले वाले सवाल से। इसमें देखिए 16 और 22 है और आ रहा है 38। इसका मतलब है देखिए 6 और 2 होते हैं 8 और 2 और 1 3 होता है। हमने क्या किया? हमने जोड़ किया, इसलिए यहाँ पर जोड़ का चिन्ह आएगा। अब यहाँ देखिए 23 और 24 है और आ रहे हैं 47। यहाँ पर भी वैसा ही है, 3 और 4 7 होते हैं और 2 और 2 4 होते हैं, मतलब हमने जोड़ किया है। और इसमें देखिए 25 और 32 है तो 5 और 2 हो जाते हैं 7
और 3 और 2 हो जाते हैं 5, मतलब जोड़ किया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब बताइए कि कौन सा चिन्ह आएगा। ये देखिए, अब यहाँ 36 और 15 है और प्राप्त हो रहा है 21। तो देखो बच्चों, 6 से 5 जाने पर 1 आएगा और 3 से 1 जाने पर 2, मतलब हाँ जी, घटाव। तो यहाँ पर घटाव का चिन्ह होगा। अब बताओ दोस्तों, अगले सवाल में क्या? सोचकर बताओ। 5 से 3 घटाने पर 2 प्राप्त हुआ है और 2 से 1 घटाने पर 1। इसका मतलब यहाँ घटाव का चिन्ह होगा। और ये रहा। अब यहाँ पर देखिए, 16 में 7 जाने पर कितने बचते हैं बच्चों? देखिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब 9 बचते हैं। इसका मतलब यहाँ घटाव है। और आप बताइए कि कौन सा चिन्ह? 2 और 8 है, प्राप्त हो रहे हैं 16। देखो बच्चों, 2 और 8 को जोड़ने पर तो 10 होते हैं और 2 से 8 घटाने पर होते हैं 4, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे गुना होना चाहिए। 2 का पहाड़ा पढ़ो 8 बार, 16 आता है या नहीं? आता है, मतलब यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा। अब यहाँ देखो, 5 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इसका मतलब यहाँ पर गुना हो रहा है। और अब अगला, 6 का गुना, ऐसा 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 प्राप्त हो। 2 बार पढ़ना पड़ रहा है ना बच्चों। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब यहाँ पर गुना का चिन्ह है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा चिन्ह आने वाला है। 16 में 2, देखो गुणा करने पर तो 32 हो जाएगा और जोड़ने पर हो जाएगा 18, लेकिन यहाँ सिर्फ 8 है, घटाने पर भी नहीं होगा। इसका मतलब हमें भाग करना होगा। तो देखो, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 16 आ जाए। 8 बार पढ़ना पड़ेगा ना। इसका मतलब यहाँ भाग हुआ है। 14 के 7 भाग करेंगे तो 1 भाग पे 2 प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पर भी भाग का चिन्ह आएगा। और अब यहाँ देखिए, 27 और 3, तो यहाँ पर भी भाग ही होगा, तभी जाकर 9 प्राप्त होगा। हो गए सारे सवाल हल। बच्चों, इसी तरह आप भी लिख कर देखिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नई संख्या को समझने वाले हैं। बताओ ये संख्या कौन सी है? आओ इसे हम इकाई, दहाई और सैकड़े में बांट लेते हैं। तो ये हमने बांट लिया। यहाँ पर सैकड़े पे 3 है, अर्थात 300। दहाई पर 3, इसका मतलब 30 होना चाहिए, और इकाई का मतलब 5। तो ये संख्या कौन सी हुई बच्चों? 335। और अब बात करते हैं 335 के बारे में, कुछ और नहीं। छोटा और बड़ा की बात कर लेते हैं। ये संख्या रेखा है, इस पर ये गुलाबी रंग का बिंदु दिखा रहा है 335 की स्थिति। और देखिए, 335 300 से बड़ा है, 335 325 से बड़ा है, 335 350 से छोटा है, और 325 375 से इससे भी छोटा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सम और विषम। 335 एक सम संख्या है या विषम? देखिए, सम वह जिसे 2 से विभाजित किया जा सकता है, और विषम वो जिसे 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो क्या लगता है 335 को 2 से विभाजित कर सकते हैं? देखिए, यहाँ हमने 320 से लेकर 358 तक 2-2 के अंतर पर संख्याएं लिखी हुई हैं। यहाँ देखिए, कहीं 335 है? नहीं है, इसलिए 335 एक विषम संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 335 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले बात, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह जिसे एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो चलो देखते हैं 335 को विभाजित किया जा सकता है या नहीं। तो इस तरह आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 335 को और भी संख्याओं से विभाजित किया जाता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। अगले वीडियो में एक अगली संख्या के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है राउंड एंड राउंड।
इस कहानी के लेखक हैं माधव सवान और चित्रकार है रुजुता घाटे। कहानी के नाम से तो लग रहा है कि इस कहानी में शायद सारी गोल वस्तुओं के बारे में बात की होगी, पता नहीं। चलो देखते हैं साथ में और सुनते हैं ये कहानी। Why are wheels round? This bus does not move. Why are bangles round? I will not buy square bangles. Why is a chapati round? It is not round when I try to roll it. Why is your bindi round? Do you think this bindi looks nice? Why are eyes round? They are round and they are big. Why is zero round? I don't know. मैं कहानी अपने कॉपी में लिखना भूल ही गई, इसीलिए मैं इसे वापस सुनूंगी। Why are wheels round? This bus does not move. Why are bangles round? I will not buy square bangles. Why is a chapati round? It is not round when I try to roll it. Why is your bindi round? Do you think this bindi looks nice? Why are eyes round? They are round and they are big. Why is zero round? I don't know. यह कहानी तो बढ़िया थी, सुनने में मजा आया। इस कहानी में बहुत सारी गोल चीजों के बारे में सवाल पूछे गए और जवाब भी दिए गए। सारे सवाल और जवाब एकदम अनोखे तरीके से प्रस्तुत किए गए थे। मैंने इन्हें अपने कॉपी में लिख लिया है। अब इसे प्रैक्टिस करके अपने घर वालों को सुनाती हूँ। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम सांभर हिरण और शंघाई हिरण के पास चलेंगे। सांभर हिरण एक स्तनधारी जीव है जो कि भारत के लगभग सभी जंगलों में मिलता है। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर खाल और शाखा जैसी सींग इसे बेहद खूबसूरती प्रदान करती है। नर सांभर हिरण 225 से 320 किलो का होता है, वहीं मादा सांभर हिरण का वजन 135 से 225 किलो तक होता है। सांभर हिरण की टांगें बेहद मजबूत होती हैं, जिस कारण ये काफी तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। शांत स्वभाव के ये हिरण जलीय भागों के निकट रहना पसंद करते हैं। सांभर हिरण की सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वो हल्की सी आहट को भी पहचान लेते हैं। हिरण पूर्ण रूप से शाकाहारी पशु है जो केवल घास, पत्ते और पौधे खाता है।
इनका गर्भकाल 240 दिनों का होता है और ये एक बार में एक बच्चे को जन्म देते हैं। सांभर प्रजाति जो है वो हिरणों में पाया जाने वाला इंडिया में सबसे बड़ा हिरण है और इनका जो वज़न है वो लगभग एडल्ट मेल में 200 से 300 केजी तक हो सकता है। पटना जू में इनकी संख्या लगभग 50 के करीब है। ये प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं और इनकी जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। ये समूह में रहना पसंद करते हैं और इनके लिए हमने पटना जू में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। इनका इनक्लोजर काफ़ी बड़ा है और इनके हैबिटाट से मिलते हुए और इनके रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसमें पानी की व्यवस्था की गई है, जिसमें पॉन्ड है। इसके अलावा साल्ट लिक वगैरह भी हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। सांभरों के देखभाल के लिए यहाँ पे एक वेटनरी टीम है जो इसमें लगी रहती है और ज़्यादातर इनमें जो प्रॉब्लम आता है वो इनके इनफाइटिंग की वजह से होती है। ज़्यादा अगर इनका संख्या बढ़ जाए तो आपस में इनफाइटिंग का डर रहता है, जिसमें ये एंटलर से एक दूसरे को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। संघाई हिरण भारत के मणिपुर राज्य का एक संकटग्रस्त प्रजाति का हिरण है। इसे IUCN द्वारा विलुप्त श्रेणी में रखा गया है। ये मणिपुर का राजकीय पशु भी है। पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी लोकटक झील के दक्षिण भाग में इसका निवास स्थल है। इसकी औसत आयु 12 से 15 वर्ष तक होती है। इसको डांसिंग हिरन भी कहते हैं क्योंकि बहुत सुनहले कलर का होता है ये, और इसके चलने पे एक माने नृत्य जैसा इनके चलने पर आभास होता है, इसीलिए इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनकी रख रखाव पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि काफ़ी ये संवेदनशील प्राणी हैं और इनके रख रखाव में पानी वगैरह इत्यादि के बराबर बदलाव होता रहता है। इनके भोजन में डियर मेश, पत्ते और मल्टीग्रेन मिक्सचर इत्यादि दिया जाता है और इनका आकार जो है लगभग हिरन प्रजाति के जैसा ही है, भूरे रंग का होता है, सुनहले कलर का होता है ये। इसकी एक खासियत ये होती है कि ये काफ़ी शर्मीले टाइप के होते हैं। दर्शकों को भी देखते हैं तो ये पीछे चले जाते हैं। दर्शकों को देखने के बाद में इनका अभाव बिल्कुल एकदम शून्य जैसा रहता है और ये काफ़ी आकर्षक करते हैं दर्शकों को अपने यहाँ। संघाई हिरण का गर्भकाल 240 दिनों का होता है और एक बार में एक बच्चे को जन्म देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एनक्लोजर में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।